ये ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट था। वो लेक्चर आपका ग्रेजुएशन प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम आपका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन एंड अदर नेम इज क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इन एक्चुअल ये जो इक्वेशन है वो क्या करती है, एक बार लिखते हैं थोड़ा सा। एक्चुअल में जो फर्स्ट लाइन है आपकी और जो लास्ट लाइन है दोनों रिलेटेड होंगी, और रिलेट जो कंप्लीट मिडल पोर्शन है वो कैसे रिलेशन होगा उसका थर्मोडायनेमिकल कंसिडरेशन से। सबसे पहले बच्चों को माँ बाप ने नमकाना चाहिए, अच्छा भोजन बच्चों को हर रोज खिलाना भी चाहिए, नहाना चाहिए उठ सवेरे ओम नाम भी गाना चाहिए, नहाना चाहिए उठ सवेरे ओम नाम भी गाना चाहिए। कह गए फिर यही है सारी मित्रों, ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। तो फर्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं हम, जो फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशंस है वो किसके बारे में डील्स करती है, डील्स विद द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन प्रेशर। एक्चुअल में क्या है, एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आप टेम्परेचर को या प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो जब भी स्टेट चेंज होती है, जो भी आपकी यूनिट है वो रिलेशन है उसका फेज के चेंज से। फेज के चेंज इन द सेंस कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है। तो जब भी वो इक्वेशंस आप लिखते हो उसमें आपको अगर ये बताना पड़ जाए कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो इफेक्ट क्या होगा जब भी आपकी स्टेट चेंज हो रही है। लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम, एक लाइन में हम बता भी देंगे कि अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज या इंक्रीज होता है। बट मैथमेटिकली इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं हम कि जिसको देख के हम डायरेक्टली बता देंगे वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है प्रेशर के साथ, तो वो इक्वेशन आपको डायरेक्ट बता देगी, बिल्कुल इजी सा बना देगी आपको ये सोचने के लिए कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। दैट्स वाई जो ये इक्वेशन है वो स्पेशल इसी चीज़ के लिए बना रखी है, डील्स विद द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आपको बताएगी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे वेरी कर रहा है प्रेशर के साथ। ओके, और ये कंप्लीटली क्या है, दो साइंटिस्ट ने बताया था। फर्स्ट वन क्लैसियस ने बताया था 1834 में, और क्लैपेरॉन ने उसके कुछ सालों के बाद बताया था। तो कंबाइंडली फॉर्म में हम इसको क्या बोल देते हैं, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बोल देते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है, नीड पता चल गई हमें। ये बेसिकली हमने डेफिनेशन लगा लो या नीड लगा लो कि अगर हमें इफेक्ट देखना है प्रेशर का तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन से हम इजीली बता सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इक्वेशन को डिराइव किया। अब वो जो इक्वेशन है जब भी डिराइव करी तो दो ने इकट्ठे मिलके की है, दैट्स वाई उसका नाम क्या हो गया, दो साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब उन्होंने ये इक्वेशन डिराइव कैसे की है, क्या कंसिडरेशन यूज़ किया है, ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे, एक आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखवा दी जाएगी, उसको बोल देंगे कि ये इक्वेशन इन्होंने बताई थी, इसमें आप इफेक्ट देख लीजिए। हालांकि जब रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इक्वेशन मैटर करती है। बट अगर ग्रेजुएशन के लिए बात कर रहे हैं तो ये डेरिवेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जो भी कंप्लीट डेरिवेशन है वो क्या कंसिडर करके दी थी, थर्मोडायनेमिकल कंसिडरेशन। अब ये थर्मोडायनेमिकल कंसिडरेशन में अगर मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स को यूज कर रखा है। एक्चुअल में यूनिट भी जो है आपकी थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 ही है, तो थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्टिंग में आपको एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना है जैसे फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है, जो थर्ड लाइन में जो लिखा है। अब कंप्लीटली क्या है, अगर बात कर रहे हो थर्मोडायनेमिकल कंसिडरेशन की, तो ये ग्राफ बना रखा है मैंने। ग्राफ आपका किसके बीच में है, प्रेशर के बीच में है और वॉल्यूम के बीच में है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड से वेपर फेज अंडरस्टूड है। अगर ये पता है तो ये ग्राफ हम इजीली
जो है वो समझ सकते हैं। तो ग्राफ को समझते हैं सबसे पहले। ये दो लाइन लिखने के बाद आपको यहाँ पर ग्राफ की इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि हमने पीवी जो डायग्राम है वो बनाया है और उसके अंदर जो भी इक्वेशंस, एक्चुअल में ये जो आपको एरोज दिख रही हैं, ये एरोज क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, डिस्कस करते हैं। अब तक तो क्या मतलब, अब 12th लेवल में भी ग्राफ को कैसे पढ़ना शुरू किया है, यहाँ से पढ़ना शुरू किया है, 0 से लेकर लास्ट तक। जैसे जैसे आप राइट साइड में मूव करते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करती है, यानी ये जो वैल्यू है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस तरफ क्या है, प्रेशर है। लेकिन ये ग्राफ हम पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। वेपर फेज हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ के लिए, यानी कि अगर हम बात करें तो वैसे तो नॉर्मल तो हम क्या पढ़ते हैं कि लिक्विड है आपके पास, लिक्विड किसके अंदर चेंज होता है, वेपर के अंदर। अब हुआ तो यहाँ पर भी एक्चुअल में ऐसा ही है, बट यहाँ पर हम पहले जो स्टडी कर रहे हैं वो पीछे से स्टडी करेंगे। तो ग्राफ के अंदर जो ए बी कर्व है, इसको हम बोलेंगे कर्व है एक्चुअल में। ये जो ए बी कर्व है ये आपकी एट पॉइंट ए वेपर फेज है। क्या है ये, एक पॉइंट वेपर फेज है। अब क्या है, जब भी वेपर फेज की बात करते हैं तो वेपर फेज के अंदर क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो आपकी ज़्यादा होती है, इतना तो ऑब्वियस है। और इसीलिए ध्यान से देखो, जब वॉल्यूम उस तरफ जा रहे हो तो ज़्यादा है, तो वॉल्यूम क्या है वहाँ पर ज़्यादा बना रखी है। तो जो भी ए बी कर्व है एक्चुअल में आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर फेज या वेपर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कंप्लीटली जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, ए बी सी और डी, क्या बोला मैंने कि जो ए है, बी है और सी डी है, ये जो कंप्लीट लाइन है वो आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, आइसोथर्मल कर्व है ये एक तरीके से। आइसोथर्मल कर्व आप समझते हैं भाई क्या होता है। आइसोथर्मल कर्व एक्चुअल में क्या है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर से, यानी जब भी आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट की बात कर रहे हो, बी से सी और सी से डी, यहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना है, T कंसीडर करके चलते हैं हम। और जो प्रेशर है वो सपोज करो कि आपने P कंसीडर किया है, कौन से कर्व के अलोंग, A B C D के अलोंग। अब ध्यान से देखो, जब भी A B जो कर्व है अगर आपका वो वेपर फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, जो वॉल्यूम है वो क्या कर रही है, डिक्रीज। एक बार यहाँ से देखो, इस पॉइंट से बी पॉइंट से देखेंगे, जैसे जैसे आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वेपर फेज है। वैसे भी नॉर्मल सी चीज़ है, वेपर फेज में वॉल्यूम क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब भी बात करते हो पी पॉइंट से, अब ध्यान रखना इस बात का, कंप्लीट ए बी बात कर रहे हो तो वेपर स्टेट है। जब भी बात की आपने बी और सी, अब ध्यान से देखो यहाँ पर टेम्परेचर कंडीशन क्या है, टेम्परेचर टी की है। बी और सी जब भी बात कर रहे हैं कर्व की, यहाँ पर आपकी दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी, लिक्विड स्टेट भी एग्जिस्ट कर रही है और आपकी वेपर स्टेट भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो बी सी और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर टी है। और जब भी लेटेंट हीट की बात करते हैं तो क्या बोलती है लेटेंट हीट, कि हीट एक्चुअल में, लेटेंट हीट एक्चुअल में वो वाली हीट होती है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है क्या करने के लिए, एक फेज से दूसरे फेज में जब जाते हो, बट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। जब तक कि एक स्टेट से सब्सटेंस कंप्लीटली दूसरी स्टेट में चेंज नहीं हो जाता, उस टाइम पे आपका जो टेम्परेचर है वो आपका फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है ये कि मिक्स्ड स्टेट में भी और BC पे टेम्परेचर कितना है, T है। और ये जो हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम जो है वो यूनिट मास लेके चल रहे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली होता है, मास भी होगा जो भी आपने फेज स्टेट लिया है। तो यहाँ पर टेम्परेचर T है BC के अकॉर्डिंग, आइसोथर्मल प्रोसेस है इसका मतलब, अगर टेम्परेचर T चूज किया है। अब जैसे ही पॉइंट C आता है, पॉइंट C और D से क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर प्रेशर जैसे जैसे आपका डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है फिर से, या फिर अगर उसको उल्टा पढ़ोगे ग्राफ को तो उल्टा मतलब निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू है वो आपकी लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेपर स्टेट किस में कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड में। कैसे कन्वर्ट हुआ है,
वो आपको बता दिया गया है कि वेपर से वो लिक्विड में चेंज होगा, या फिर उल्टा पढ़ना चाहते हैं लिक्विड से वेपर में कैसे आया है। बट द मेन थिंग इज कि जब भी आपका लिक्विड से वेपर में जा रहा है या वेपर से लिक्विड में आ रहा है, कंप्लीट प्रोसेस में जब तक कंप्लीटली स्टेट चेंज नहीं हो जाती, टेम्परेचर आपका फिक्स्ड है। इसी तरीके से एक और दूसरा ग्राफ बना रखा है इसने, या कर्व बना रखा है, जिसका नाम क्या है, ई। ध्यान रखना यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, एक ई, एफ, जी और एच। कौन सा है, ई, एफ, उसके बाद जी और एच। इसमें देखो ध्यान से, अब ये थोड़ा सा नीचे बना रखा है, वो टेम्परेचर टी पे था तो ये मैंने मान लिया कि ये बना रखा है आपका टी माइनस डी टी टेम्परेचर पे, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया या कम कर दिया। और प्रेशर कितने पे बना रखा है, पी माइनस डी पे बना रखा है, मतलब पहले से डिफरेंट है। लेकिन इसके अंदर भी वही चीज़ है सेम, कि जब भी बात करते हो आप ई एफ की, तो ई एफ के अंदर कौन सी स्टेट है, वेपर स्टेट है। उसके बाद यहाँ पर कौन सी स्टेट है, मिक्स्ड स्टेट है। और जी पॉइंट के बाद क्या है, एच स्टेट है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये आपका टेम्परेचर टी हो गया। ये ग्राफ आपका कंप्लीटली सेम है जैसे आपका फर्स्ट ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे, एक तो मैंने पॉइंट सी पॉइंट से बिल्कुल डायरेक्ट नीचे मिलाया है, बी पॉइंट से डायरेक्ट नीचे मिला है, तो ये पॉइंट का नाम मैंने एल दिया है और ये पॉइंट का नाम मैंने एम दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो चीज़ है और ये जो है, मतलब अपर पोर्शन और ये लोअर पोर्शन, अगर ये टी टेम्परेचर पे है तो ये कौन से टेम्परेचर पे है, टी माइनस डी टी टेम्परेचर पे है। और अगर आप ये इस कर्व की बात कर रहे हैं, या तो आप सी जी लगा लो या फिर आप एल सी लगा लो, हम अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं। दैट्स वाई हम जो कंसिडरेशन है वो ई एफ जी एच की बजाय लेकर हम कौन सी लेंगे, बी एम एल सी की लेंगे। कौन सी लेंगे, बी एल एम सी की। नियरली क्या है, इक्वल है। अब ध्यान से देखो तो ये क्लोज्ड पाथ सा बन रहा है, ठीक है। तो हम कौन सी अप्रोक्सीमेशन लेंगे, ये वाली। क्यों लेंगे, क्योंकि कार्नोट इंजन आपको पता है उसके बिल्कुल सेम सा ग्राफ है, तो उसकी अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर सकते हैं। और वैसे भी क्या बोल रखा है, थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन बोल रखा है, तो वो तो यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो टेम्परेचर टी है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना हो गया, टी माइनस डी टी। बट अगर आप इस कर्व की बात कर रहे हैं, कौन से की, जिसका नाम मैं ले रही हूँ, अब ध्यान रखना ये वाली जो कर्व है ना, ये क्लोज्ड पाथ लिया है आपने, किसके लिए, अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो LC क्या है, LC के अंदर टेम्परेचर एक बार में डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, पहले T था, बाद में T माइनस डी टी है, तो चेंज निकालोगे तो कितना आ गया, DT आ गया। तो DT जो चेंज है जब हो रहा है LC के अकॉर्डिंग, ये जो कर्व है ना, ये वाला, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एडियाबैटिक कंडीशन को। अंडरस्टूड है इतना तो। और वैसे भी अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स 2 स्टार्ट कर रखी है, हमने 1 अगर पढ़ी है, तो ये आपको अंडरस्टूड है। जो भी आपकी कार्नोट साइकिल थी उसके अंदर जो भी आपका ग्राफ था कुछ इस तरीके से था, जिसमें ये जो पोर्शन है वो आइसोथर्मल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये एडियाबैटिक को। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, LC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडियाबैटिक को, और BMB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडियाबैटिक को। ओके, अब हमारे पास काम आसान हो गया कि अप्रोक्सीमेशन से हमने इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, कार्नोट इंजन। अब करते हैं आपका डेरिवेशन। तो इसके बाद हम एक बार क्या कर लेते हैं, कार्नोट साइकिल जो है हमने पढ़ा था उसकी वर्किंग देख लेते हैं एक बार, बिकॉज अब ये क्या बन चुका है, कार्नोट साइकिल की अप्रोक्सीमेशन बन चुकी है। तो वो क्या लिखी हुई थी, यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो ये तो प्रेशर P है, ये वॉल्यूम V है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर इसको ये C पॉइंट है, ये L पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये M पॉइंट है। ओके, अब एक बार क्या करते हैं, जब भी C पॉइंट पे हैं, C पॉइंट पे क्या है, मिक्स्ड स्टेट थी वैसे तो, लेकिन ये वेपर से किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। कब चेंज हो सकता है, जब आप क्या करेंगे, कंप्रेस्ड करेंगे। अब C पॉइंट से B पॉइंट जब वो जा रहा है तो टेम्परेचर T है, लेकिन C पॉइंट पे वो सपोज कि आपका लिक्विड स्टेट में है, जाना कौन सी स्टेट में है, वेपर में। तो क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी सिस्टम को, तभी वो क्या कर सकता है, वेपर्स के अंदर जा सकता है। तो सपोज करो कि जो भी आपने यहाँ पर हीट प्रोवाइड की है सिस्टम को,
वो आपकी एल हीट है, बिकॉज कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, लेटेंट हीट का। तो लेटेंट हीट आपने प्रोवाइड कर दी जब वो कौन सी स्टेट पे है, सी स्टेट पे है, और कंप्लीट ड्यूरेशन में टेम्परेचर कितना है, टी है। तो आइसोथर्मली क्या हो गया, जो लिक्विड है वो एक्सपेंड हो गया आपका कौन सी स्टेट में, वेपर स्टेट में, ठीक है। लेकिन जब ये इस अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं तो इस अप्रोक्सीमेशन के अंदर क्या होता है, एलसी के जब भी बात करते हो एलसी पॉइंट की, तो एलसी पॉइंट एडियाबैटिक कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, और एडियाबैटिकली क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये कौन से टेम्परेचर पे है, टी माइनस डी टी पे। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी कितना डिक्रीज होगा, P माइनस डीपी डिक्रीज होगा। तो जब भी इस कर्व की बात कर रहे हो, एडियाबैटिकली कंप्लीट उसने वो किया था, तो वो हीट को क्या करेगा, L पॉइंट पे जब भी बात कर रहे हो तो यहाँ पर एक मिनट, अगर C पॉइंट से B पॉइंट पे जाना था तो क्या किया है, हीट को लिया है उसने। लेकिन अगर वापस से वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट, हाँ ठीक है, वेपर से जब लिक्विड में आएगा तो वो क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा। और कार्नोट साइकिल भी क्या है आपका, सोर्स से हीट लेता है पहले, बाद में जो बचती है हीट उसको किसको देता है, सिंक को। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है वो, जब भी हीट को रिजेक्ट करेगा तो वो कितनी हीट को रिजेक्ट कर रहा है, एडियाबैटिक के अलोंग एल माइनस डी एल हीट को रिजेक्ट कर रहा है। अगर इतनी हीट को उसने रिजेक्ट कर दिया, अब दिया उसने L था, रिजेक्ट उसने कितनी कर दी, L माइनस में DL कर दी, तो कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है सिस्टम ने। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन या फिर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, किसके बराबर आएगी वो आपकी DL के, यानी कि स्मॉल चेंज इन लेटेंट हीट। अब बात करते हैं कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी की। यहाँ पर हमने टोटल कुछ नहीं किया, इसके ऊपर आइसोथर्मल कंडीशन अप्लाई की है। ये पर्व कौन से थे आपके, एडियाबैटिक के, ठीक है। तो लिक्विड से उसमें वेपर में गया है, तो क्या किया उसने, हीट को लिया है और वापस से उसी पॉइंट पे अगर उसको आना है सी पे, सपोज करो कि आप एल स्टेट पे थे, सी पे आना है आपको, एडियाबैटिक चेंज है लेकिन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस्ड करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर आप वेपर स्टेट में हो, उसमें आना है तो कंप्रेशन पॉसिबल हो सकता है। अब आप बात करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे कि जो DW है वो किसके बराबर है, DL के। क्यों है, क्योंकि इतनी अमाउंट हीट रिजेक्ट, मतलब हीट जो सिंक को के पास गई है, इसका मतलब क्या है, सोर्स से L उसने लिया है, L माइनस DL उसने क्या किया है, सिंक को रिजेक्ट किया है, तो कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन का उसने यूज अप किया है, DL का। ओके, तो DL अमाउंट यूज की है उसने। इसके बाद इस टॉपिक में कुछ नहीं बचता है, सिर्फ इतना सा टॉपिक है कि एफिशिएंसी क्या होती है कार्नोट साइकिल की। तो कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो क्या होती है, इन एक्चुअल 1 माइनस में T2 बाय में T1 होती है। T1 जहाँ पर आपका सोर्स का टेम्परेचर होता है और T2 जहाँ पर किसका होता है, सिंक का होता है। अब इसको बात करेंगे, T का मतलब क्या है आपका, लोअर टेम्परेचर जो सिंक के पास गया है, तो लोअर टेम्परेचर तो कौन सा है, T माइनस डी है, और T1 कौन सा है, T है। लेकिन यही चीज़ एफिशिएंसी की बात करते हो तो कार्नोट साइकिल के अंदर ये होती है DW अपॉन में Q, हाँ या ना, होती है ये। तो एफिशिएंसी की ये कंप्लीट इक्वेशन है जिसको हम स्टार कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकाल देते हैं या फिर एरिया ऑफ द फिगर निकाल देते हैं, तो भी आप क्या करते हो, वर्क डन निकालते हो। ये क्या है, इंटीग्रेशन की नॉर्मल सी आपकी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आप जब लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल इन पीवी डायग्राम, तो निकाल लो इसको, क्या है डायग्राम के अंदर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर वॉल्यूम V कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम V2 कंसीडर कर लो, और जो प्रेशर के अंदर चेंज है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ डेल्टा P से। तो लिखेंगे यहाँ पर, ये कंप्लीट इक्वेशन है आपकी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल इन पीवी डायग्राम, तो वो किसके बराबर है, ये फिगर का एरिया का मतलब क्या है, ये वाली चीज, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड। ये वाली साइड कितनी है, V2 माइनस V1, और ये वाली साइड कितनी है, अगर यहाँ पर प्रेशर P1 यहाँ पर P2 कंसीडर करोगे तो मैंने उसको डायरेक्ट क्या लिख दिया, DP लिख दिया, ठीक है।
अब क्या करो, एक तरीके से ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है तो इसको उठा के हम ऊपर पुट कर देते हैं, किसकी जगह पे, DW की जगह पे। तो पुट करेंगे एफिशिएंसी किसके बराबर, एफिशिएंसी को छोड़ो, अब इसको कंप्लीट को उठाओ, यानी 1 माइनस में टी डी टी डिवाइडेड बाय, अब इक्वल टू का साइन है तो तीनों साइड में से कोई भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, बिकॉज हमें इक्वेशन डिराइव करनी है तो हमने लास्ट की दो इक्वेशन को उठाया है, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में क्यू। ओके, अब डी डब्ल्यू की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू की वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, पुट कर देंगे वैल्यू को, बट उससे पहले एक चीज़ देखेंगे, इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं, ये छोटी हो जाएगी टर्म। जब इसको सोल्व करेंगे तो टी तो नीचे आएगा आपके पास, टी नीचे आ गया, टी एलसीएम लेंगे तो ये टी माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो ये आंसर आपका किसके बराबर बच गया, डी टी डिवाइडेड बाय में टी के बराबर बच गया। अब एक बात और देखें ध्यान से, जब भी आपने, एक मिनट, यहाँ डी डब्ल्यू नहीं है, चलो लिख सकते हो डी डब्ल्यू, बट अगर आप बात कर रहे हो डी डब्ल्यू की तो डी डब्ल्यू किसके बराबर निकाल के रखा था हमने, डी एल के, पहले से ही बता रखा है कि जो चेंज है मतलब वर्क डन आपका किसके बराबर था, डी एल के। अब ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब आप कारनोट साइकिल में क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते थे तो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन होती थी। अब यहाँ पर अगर आपने एल हीट दी है और ये क्या बनेगा आपका डी एल, मतलब इतनी अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने किया है। ओके, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में क्यू के बराबर आप इसको रख सकते हो या फिर इसको एल रख लो। अब पुट करो डी डब्ल्यू की वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो एक बार एफिशिएंसी को भी लिख ही लेते हैं, इक्वल टू के साइन में है, किसके बराबर है, डी टी डिवाइडेड बाय में टी, डी डब्ल्यू की वैल्यू के पुट करते ही क्या हो जाएगा, डी पी वी टू माइनस के वी वन, और डिवाइडेड बाय में क्या होगा टी, ठीक है। अब क्या करें, इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, ठीक है। ये डी टी अपॉन में टी था, सॉरी यहाँ पर एल था भाई, ये एल है ना, डी एल के, उस डी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में डी एल लिखा है, क्यू की जगह पे एल लिखा है, तो डी एल की जगह पे डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो डी पी वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय में एल। ओके, अब लिखेंगे हम एक फाइनल इक्वेशन, और जब भी हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे तो उसके रिजल्ट को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखें, एफिशिएंसी आ गई आपकी इज इक्वल टू डी टी टी इक्वल टू डी पी वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय में एल। अब क्या करें, एक काम करते हैं, डी टी को उस तरफ ले जाओ, यानी कि डी पी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, डी टी को उस तरफ लेके गए हैं, एल को उधर ले आओ, एल डिवाइडेड बाय में टी, और नीचे क्या आ गया, वी टू माइनस वी वन। फाइनली ये जो इक्वेशन है ये है आपकी क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन का एनालिसिस कैसे होता है वो देखते हैं। सपोज कि आपको बोला जाए, अब ध्यान से एक बार दोबारा देखेंगे, एल का मतलब क्या है, एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी टू माइनस वी वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होएगी, और अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो ये प्रेशर की वेरिएशन है। अब dP अपॉन dt मतलब क्या है, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय में चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू dP अपॉन में dt पॉजिटिव आ जाती है तो हम बोल देंगे कि इंक्रीज करेगा, और अगर नेगेटिव आ जाती है तो हम बोल देंगे कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब अगर मान लो फाइनली सपोज करते हैं कि V1 जो है स्टार्टिंग में वॉल्यूम आपकी सपोज करो कि V थी, अब प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से जो वैल्यू है वो आपकी 3V होगी, इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करगी। तो जब V2 माइनस के V1 निकालोगे आप तो 3V माइनस के V, ये वैल्यू निकालो तो ये आंसर क्या है आपका, कितना आया 2V। 2V का मतलब क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। होने को तो ये भी हो सकता था कि V है ये वैल्यू, कि ये 3V ना हो के V/2 हो जाए, उस टाइम पे एक बार तो हो सकता है कि वैल्यू पॉजिटिव आए। पॉसिबिलिटी तो सारी लेनी पड़ेगी कि जो dP अपॉन में dt है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और dP अपॉन में dt है वो नेगेटिव भी आ सकता है। तो क्या रिजल्ट्स हैं, अगर dP पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है प्रेशर के इंक्रीज करने से जो
आपका बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक्चुअल में टॉपिक क्या था, स्टार्टिंग में यही बोला था मैंने कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को आपको रिलेट करना है। ये इक्वेशन बनाई ही इसीलिए गई है ताकि बॉइलिंग पॉइंट्स का इफेक्ट दिख सके कि हम बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे प्रेशर उसके साथ तो आपकी इक्वेशन बनने क्या वाली है। ओके, तो ये इक्वेशन थी आपकी। एनालिसिस एक और लेक्चर में करेंगे इसका, फिलहाल के लिए हम इसको समझेंगे कि ये इक्वेशन हमारी आई कैसे है। ठीक है, एक स्पेशल केस के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर भी ये जितना इम्पोर्टेंट था नेक्स्ट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट था, वो लेक्चर आपका ग्रेजुएशन प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, बाय।